Hello humankind, hope you all are fit and fine. The Phytoplankton Academy welcomes you all and आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 ऑफ क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी. द चैप्टर नेम इज़ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट. इस चैप्टर में हम डिफरेंट काइंड्स के ऑर्गेनिजम्स को समझेंगे, उनके क्या कैरेक्टर्स है वो पढ़ेंगे, उसके साथ उनका जो हैबिटेट है उसको समझेंगे. बेसिकली हैबिटेट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का सराउंडिंग मीडियम जहाँ पर वो रहता है. जैसे कि हम अपने घर में रहते हैं तो हमारा सराउंडिंग मीडियम, हमारा हैबिटेट हमारा घर होता है. इसी तरीके से हर एक ऑर्गेनिज्म का जो सराउंडिंग मीडियम है उसको उसका हैबिटेट कहते हैं, जहाँ से उसकी बेसिक नीड्स सेटिस्फाई होती हैं. जैसे कि उसको फूड खाना है तो फूड भी वहाँ पे होगा, शेल्टर वहाँ पे होगी, वाटर अवेलेबल होगा, एयर होगी ताकि वो सांस ले सके. तो ऐसे सारे फैक्टर्स जो उसकी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करें वो उस ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट होते हैं. ठीक है, इसको हम ड्वेलिंग प्लेस भी कहते हैं और इसको हम होम भी कह सकते हैं. ठीक है, चलिए अब चैप्टर शुरू करते हैं. पहेली एंड बूझो वेंट ऑन द वेकेशन टू मेनी प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट. बहुत अच्छे अच्छे प्लेसेस पर वो घूमने जाते हैं. सबसे पहले वो कहाँ पर गए? गंगा रिवर पर, जो कि ऋषिकेश में है. एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, जहाँ से गंगा निकलती है उस ग्लेशियर को हम कहते हैं गौमुख ग्लेशियर. ठीक है, चले इसके बाद गंगा से जाने के बाद वो जाते हैं माउंटेन पर. माउंटेन में हिमालयाज़ पर वो गए. देखा उन्होंने वहाँ पे जाके कि वहाँ पे तो कोल्ड एरिया है बहुत ही ज़्यादा, बहुत सारे डिफरेंट तरीके के ट्रीज़ भी हैं. वहाँ पे उनको ओक्स मिले, पाइन्स मिले एंड देवदार्स मिले. बेसिकली ये जो ट्रीज़ उनको वहाँ पे मिले थे ये उनके जो अपने घर वाला एरिया था उससे बहुत अलग थे. ओक्स, पाइन्स एंड ट्री, ये देवदार्स. उसके बाद वो पहुँचते हैं राजस्थान. राजस्थान में जाके देखा कि वहाँ पे कैमल्स है, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो हॉट डेजर्ट है. माउंटेन पे उनको कोल्ड मिला था, यहाँ पे हॉट डेजर्ट मिला. यहाँ के ट्रीज़ इतने अलग थे, ओक्स, पाइन्स एंड देवदार्स, और यहाँ पे तो कैक्टस प्लांट है. तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज होना शुरू हुए. फाइनली दे वेंट इनटू द पुरी. पुरी पता है आपको कहाँ है? देखो मैं अपने इंडिया का प्यारे से भारत का नक्शा बना के आपको दिखाती हूँ. ये इस तरीके से कुछ हमारा भारत है ना. ठीक है, थोड़ा सा मैंने बड़ा बना दिया. ये इस तरीके से ना नीचे की तरफ यहाँ पे. तो ये वाला जो एरिया है बेसिकली जो कोस्टल रीजन में पड़ता है, यहाँ पर ये आता है आपका ओडिशा. और ओडिशा पड़ता है कोस्टल एरिया पे जो पानी वाला रीजन है. तो यहाँ पे पुरी है जहाँ पर जगन्नाथ टेम्पल भी आपको मिलेगा. तो ये लोग पुरी जब गए तो वहाँ पे इन्होंने देखा कि वहाँ पे सी बीचेस थी और वहाँ पे लोग फिशिंग भी कर रहे थे. ठीक है, While recollecting all the fun that they had on these trips, a thought struck them. All these places were so different from one another. Some were cold, कुछ cold थे, कुछ hot थे, उसके साथ कुछ ड्राई थे और कुछ ह्यूमिड प्लेसेस थे. इतने सारे एरियाज़ जब इन्होंने घूमे तो इनको लगा इतने सारा डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हमें डिफरेंट एरियाज़ में मिल रहा है और क्लाइमेट भी डिफर है. कहीं पे कोल्ड आ रहा है, कहीं हॉट, कहीं ड्राई एंड कहीं ह्यूमिड. येट ऑल ऑफ देम हैड मैनी ऑर्गेनिजम्स, लिविंग क्रिएचर्स ऑफ वेरियस काइंड. और लेकिन जितने भी अलग अलग क्लाइमेट हैं उन सब में लिविंग क्रिएचर्स भी हैं जो कि डिफरेंट काइंड्स के लिविंग क्रिएचर्स हैं. दे ट्राई टू थिंक ऑफ अ प्लेस ऑन अर्थ वेयर देयर मे नॉट बी एनी लिविंग क्रिएचर्स. अब उनकी कन्फ्यूज़न आती है कि ऐसा कौन सा प्लेस है हमारे अर्थ पे जहाँ पर लिविंग क्रिएचर्स नहीं है. बूझो थॉट ऑफ प्लेसेस नियर हिज होम. अब बूझो को लगा घर के अंदर कोई ऐसी चीज़ होती है, चलिए चल के देखते हैं. इनसाइड द हाउस ही ट्राइड द कबर्ड्स. अब वो अपनी कबर्ड्स में गया. उसने सोचा कबर्ड्स के अंदर तो पक्का कुछ नहीं होगा. ही हैड थॉट दैट देयर मे नॉट बी एनी लिविंग क्रिएचर्स देयर, एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बट ही फाउंड वन टिनी स्पाइडर. अब अंदर गया तो उसको छोटी सी एक स्पाइडर मिली जिसको मकड़ी बोलते हैं हिंदी में. आउटसाइड द होम टू, और घर के बाहर भी डिफरेंट प्लेसेस पर उनको डिफरेंट लिविंग क्रिएचर्स मिले. पहली स्टार्टेड थिंकिंग एंड रीडिंग अबाउट फार अवे प्लेसेस. पहली ने सोचा कि चलो पढ़ कर देखते हैं, कुछ ना कुछ तो ऐसी जगह होगी जहाँ पर ऑर्गेनिजम्स नहीं होंगे. शी रीड दैट द पीपल्स हैव इवन फाउंड टिनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द ओपनिंग ऑफ वॉल्केनोज. अब उसने पढ़ा और उसको पता चला कि पीपल्स ने, साइंटिस्ट ने ऐसी जगह पे भी ऑर्गेनिजम्स पाए हैं जहाँ पर वॉल्केनोज की ओपनिंग होती है. आपको पता है वॉल्केनोज क्या होता है? ये एक ज्योग्राफिकल फीचर है जहाँ पे अर्थ से हमारी बहुत ज़्यादा लावा निकलता है जिसको हम हीट कहते हैं, आग, फायर निकलती है इस तरीके से. तो उतना इतने ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर भी साइंटिस्ट को ऑर्गेनिजम्स मिले हैं. इसका मतलब क्या हुआ? हमारे अर्थ पे हर एक प्लेस पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे. इतना ऑर्गेनिजम्स पढ़ रहे हैं हम, ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं चलिए समझते हैं.
ऑर्गेनिज्म हर वो चीज़ होती है, एक इंडिविजुअल फॉर्म ऑफ लाइफ दैट इज़ केपेबल ऑफ ग्रोइंग, जिसमें ग्रोथ होती है, एंड रेप्रोड्यूसिंग, और वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, एंड हैव वन और मोर सेल, एक और उससे ज़्यादा सेल्स होती हैं। एक सेल वाले को हम यूनिसेलुलर कहते हैं, मोर सेल वाले को मल्टी सेलुलर। ये आप आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। तो अब आपको समझ में आया कि ऑर्गेनिज्म क्या है। वो इंडिविजुअल जिनके पास लाइफ होती है, वो ग्रो करने के कैपेबल होते हैं, उसके साथ साथ वो रेप्रोड्यूस करते हैं, और उनमें एक या ज़्यादा सेल होती है। अब इनकी ये पहचान करते हैं, ऑर्गेनिजम्स एंड द सराउंडिंग वेयर दे लिव, उनका सराउंडिंग पहचानेंगे कहाँ कहाँ वो रहते हैं। Another thought that occurred to Paheli and Bujo was about the kinds of living organisms that were present in the different locations that they had visited. अब इन्होंने सोचा कि जो हम इतने डिफरेंट प्लेसेस पर घूम कर आए हैं और वहाँ पे हमने डिफरेंट काइंड्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी देखे। उन्होंने कैमल को देखा डेजर्ट के अंदर, गोट्स एंड यॉक देखी उन्होंने माउंटेन वाले रीजन में। जब वो पुरी गए थे ओडिशा के अंदर, तो वहाँ पे उन्होंने क्रैब्स देखे बीचेस पर, और उन्होंने ये भी देखा कि वहाँ पे फिशरमैन फ़िश को कोट कर रहे हैं, फिशिंग चल रही है वहाँ पे। देयर डिड सीम्स टू बी सम क्रिएचर्स लाइक आंट्स भी दिखी, दैट वो प्रेजेंट इन ऑल दीज डिफरेंट लोकेशंस। द काइंड्स ऑफ प्लांट्स फाउंड इन ईच ऑफ दीज रीजन्स वर सो डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट्स ऑफ अदर रीजन, और जो प्लांट्स वहाँ पे प्रेजेंट है एक रीजन से दूसरे रीजन में वो भी अलग है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे माउंटेन्स पे उनको ओक, पाइन्स, देवदार्स मिले, हॉट डेजर्ट में आके कैक्टस प्लांट मिले। तो इतने सारे रीजन्स जब उन्होंने घूमे तो उनको पता चला कि प्लांट्स और एनिमल्स अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग होते हैं। देखें, ये इनको कैमल मिला था कहाँ पर, राजस्थान में। यहाँ पे ये फिशिंग करते हुए मिले पूरी ओडिशा में। उसके साथ ये यॉक मिला उनको हिमालयन रीजन पर। ठीक है, चलिए फर्स्ट एक्टिविटी हम करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद ए फॉरेस्ट। एक फॉरेस्ट को आप समझें। थिंक ऑफ ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स, ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी फाउंड देयर। एक फॉरेस्ट के अंदर क्या क्या होता है, डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, डिफरेंट तरीके के प्लांट्स, ग्रासेस, सॉइल, सनलाइट होती है, पानी होता है, अगर रिवर से तो वहाँ पे माउंटेन्स, रॉक स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, ये सारी चीज़ें होती हैं ना। इनको हमने लिखना है कॉलम 1 में, फॉरेस्ट के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। उसके साथ list things, animals, plants found in the other region that are also shown in the table. You can collect examples scattered through the chapter to fill. डिस्कस ऑल्सो विद योर फ्रेंड्स। बेसिकली क्या करना है, हमें इमेजिन करना है फॉरेस्ट को। अगर आप चाहें तो कोई पिक्चर्स भी देख सकते हैं और उसके साथ अपने ऑब्जेक्ट्स को लिख सकते हैं, लेकिन आप अपने फ्रेंड्स से अगर डिस्कस करें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, या अपने टीचर से। हमने क्या करना है, ये टेबल को फिल करना है। सबसे पहले हम फॉरेस्ट में क्या क्या देखेंगे, हमें लॉयन मिलेगा, टाइगर, डियर, जेकॉल, ठीक है। उसके साथ साथ अगर हम चाहें तो यहाँ पे हमें माउंटेन्स भी मिल सकते हैं, ठीक है। माउंटेन्स अगर है फॉरेस्ट में तो उसके साथ रिवर मिलेगी, सॉइल मिलेगी, ठीक है। छोटी छोटी ग्रासेस भी मिलेंगी, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स भी मिलेंगे। माउंटेन्स पर क्या मिलता है, यॉक, शीप, स्नो लेपर्ड, माउंटेन गोट। डेजर्ट में कैमल, GIB, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, खेजरी ट्री, जो डेजर्ट का ट्री होता है वो खेजरी ट्री या फिर कैक्टस मिलेंगे। सी में क्या मिलता है, व्हेल, शार्क, क्रोकोडाइल, फिशेस, और बाकी अदर ऑर्गेनिज्म जो हम अपने आसपास देखते हैं, जैसे कि हेन, पिजन, डव, नीम का पेड़ हमारे आसपास, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। करना क्या है हमें, ट्राई एंड इंक्लूड मेनी प्लांट्स, एनिमल्स, ऑब्जेक्ट्स, बिग एंड स्मॉल, छोटे या बड़े, ईच ऑफ द कॉलम इन दिस टेबल। इस टेबल में आपको भर लेना, इसको कितनी भी बड़ी आप टेबल बना सकते हो। What kind of objects will we find that may not be animals or plants? तो ऐसी कौन सी ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमें वहाँ पे मिलेंगी, वो एनिमल्स और प्लांट्स तो नहीं होंगी। Perhaps the parts like the dried leaves, हमें सूखी पत्तियाँ मिलेंगी वहाँ पे। Part of animals like the bone, एनिमल्स का बचा हुआ पार्ट, जब एनिमल्स डेड हो जाते हैं तो उनकी बोन्स वहाँ पे रह गई होंगी। वी मे ऑल्सो फाइंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल्स एंड पेबल्स। जैसे मैंने आपको बताया कि फॉरेस्ट के जो सरफेस है, जो उसका फ्लोर होगा, वहाँ पे आपको सॉइल्स मिलेंगी, छोटे छोटे पत्थर मिलेंगे, पेबल्स। वाटर इन द ओशियन में हैव सॉल्ट्स डिजोल्व्स इन इट एज डिस्कस इन द चैप्टर 3। जो ओशियन होता है उसके अंदर जो वाटर होता है, वाटर के अंदर सॉल्ट होता है, ये हमने पढ़ा है लास्ट 3rd चैप्टर में। देयर कुड बी मेनी मोर ऑब्जेक्ट्स। तो आप सोच कर देखिए कि इतने सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे, सबकी आपको पिक्चर दिखाने की ज़रूरत नहीं है और मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है, आप खुद बहुत समझदार हैं। तो इन सारी चीज़ को इमेजिन करिए और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए कि अलग अलग जो हम एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं, अलग अलग एरिया, उनमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके की चीज़ें हमें मिलेंगी। एज वी गो थ्रू द चैप्टर, कीप
एडिंग मोर एग्जाम्पल्स इन दिस टेबल। तो ये टेबल आपको एक कॉपी में लिख लेनी है नोटबुक में अपनी, और वहाँ पे आपको इसके बारे में ऐड करते, जब आप चैप्टर पढ़ेंगे पूरा आपको नई इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, आप उसको ऐड करते रहना। चलिए पढ़ते हैं हैबिटेट क्या होता है। मैंने आपको बताया हैबिटेट वो सराउंडिंग मीडियम है किसी ऑर्गेनिज्म का जहाँ पर वो रहते हैं, अपनी बेसिक नीड्स को यूटिलाइज करते हैं। और एडेप्टेशन क्या होती है, जब लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक एक ऑर्गेनिज्म किसी एनवायरनमेंट को, किसी सिचुएशन को अडेप्ट कर लेता है, उसको हम एडेप्टेशन कहते हैं। What do you find from the plants and animals listed in the activity 1? हमें ये पता चला कि डिफरेंट रीजन में डिफरेंट ऑर्गेनिज्म थे। Did you find a large variety of them? Of course, बहुत ज़्यादा varieties मिली। Look at what you have entered in the column for the desert and column for the sea. अब हमने देखना है कि जो हमने सी में लिखा और डेजर्ट में मिला। देखो डेजर्ट में लिखा था कैमल, सी में लिखा वेल। अब इन्होंने क्या कहा है, डिड यू लिस्ट वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इन दीज टू कॉलम। ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, कहाँ पे कैमल है और कहाँ पे वेल है, तो बहुत डिफरेंट हो गया ना। इन सी में हमने देखा प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सराउंडेड बाय सेलीन वाटर, सॉल्टी वाटर। सॉल्टी वाटर को क्या कहते हैं, सेलाइन वाटर। मोस्ट ऑफ देम यूज़ द एयर डिजोल्व्स इन वाटर, और ज़्यादातर जो वो यूज़ करते हैं एयर को, वो वाटर के अंदर डिजोल्व होती है। देर इज़ वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट, लेकिन डेजर्ट में तो बहुत ही कम पानी होता है, ठीक है। इट इज़ वेरी हॉट होता है डे टाइम पे, एंड वेरी कोल्ड एट नाइट इन द डेजर्ट। द एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ द डेजर्ट लिव ऑन द डेजर्ट सॉइल एंड ब्रीथ एयर फ्रॉम द सराउंडिंग। तो अब यहाँ पे डिफरेंस क्या आया, डिफरेंस बेसिकली ये आया है कि जब हमने सी की बात करी तो वहाँ पे तो सॉल्टी वाटर है, उसमें ऑक्सीजन भी डिजोल्व है, जहाँ जो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे रहते हैं एनिमल्स फिशेस, उसके अंदर वो अपना ऑक्सीजन पानी के में जो डिजोल्व ऑक्सीजन है उससे लेते हैं। लेकिन जो डेजर्ट एरिया है वहाँ पे वो एयर से ऑक्सीजन लेते हैं, वो बहुत कोल्ड एरिया है, वहाँ पे पानी बहुत कम होता है। तो कितना बड़ा डिफरेंस हुआ। द सी एंड द डेजर्ट्स आर वेरी डिफरेंट सराउंडिंग एंड वी फाइंड very different kinds of plants and animals in these two regions. Let's look at two very different kinds of organisms from the desert and the sea. एक हम कैमल उठाते हैं कहाँ से, डेजर्ट से, और फिश उठाते हैं हम अपने सी से। द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ द कैमल हेल्प्स इट टू सर्वाइव इन द डेजर्ट कंडीशन। जो कैमल का बॉडी स्ट्रक्चर है उसने अडेप्ट कर लिया है अपने आप को डेजर्ट कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए। कैमल्स हैव लॉन्ग लेग्स, लंबे लंबे पैर होते उनके, विच हेल्प टू कीप अवे दियर बॉडी फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड। अब उनके लंबे पैर हैं तो उनकी जो बॉडी है वहाँ तक हीट कम पहुँचती है सैंड से, जो सैंड पर वो वॉक करते हैं। दे एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, बहुत थोड़ा सा वो यूरिन एक्सक्रीट करते हैं। उनका जो डंग होता है जिसको हम फीकस भी कहते हैं वो बहुत ड्राई होता है, उसमें पानी नहीं होता। तो कम यूरिन एक्सक्रीट करना, अपने डंग को जो ड्राई कर लेना, वो स्वेट भी नहीं करते, पसीना भी उनको नहीं आता। तो ये सारे एडेप्टेशन की वजह से कैमल ऐसे एनवायरनमेंट में, डेजर्ट एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर लेता है। सिंस कैमल लॉस वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज दे कैन लिव फॉर मेनी डेज विदाउट वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है क्योंकि कैमल बहुत ही कम पानी लॉस करते हैं अपनी बॉडी से। देखो हम अपनी बॉडी से कितना पानी लॉस करेंगे, हमें पसीना भी आता है, यूरिन भी ज़्यादा होता है, हमारा जो फिकस होता है उसमें वाटर होता है, मॉइस्चर होती है, तो इसलिए हमें पानी पीने की ज़रूरत है। एक ह्यूमन बॉडी को 6 से 7 लीटर पानी पीने की ज़रूरत होती है पर डे। लेकिन कैमल्स ऐसे एरियाज़ में रह रहे हैं जहाँ पे पानी अवेलेबल नहीं है, तो उनकी बॉडी इस तरीके से अडेप्ट हो गई है कि वो बहुत ही कम पानी को यूटिलाइज़ करते हैं, इसीलिए वो बहुत लंबे टाइम तक बिना पानी के भी रह सकते हैं। अगली चीज़ पढ़ते हैं हम। लेट्स लुक एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिशेस। सम ऑफ दीज आर शोन इन द फिगर 6.3। यहाँ पर आप 6.3 में फिशेस देखेंगे, अलग अलग तरीके की कलरफुल फिशेस भी हैं, ठीक है। There are so many kinds of fish, but do you see that they all have something common? अच्छा ठीक है, कितनी अलग अलग फिशेस हैं, देखिए ये भी कितनी अलग फिश है, ये भी अलग फिश है, अलग कलर है इनका, लेकिन कुछ इनमें कॉमन है। वो कॉमन क्या है, कॉमन है इनकी शेप। सबकी शेप इस तरह की मिलेगी जिसको हम कहते हैं स्ट्रीम लाइन शेप। ये होती है स्ट्रीम लाइन शेप, ओके। ये हमने लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस की थी। उनके ऊपर स्लिपरी स्केल्स होती है। ये जो इनकी शेप होती है ये इनको अलाउ करती है वाटर में मूव करने के लिए, इजीली मूव कर सके वाटर में। तो बेसिकली ये इन्होंने अपनी बॉडी को, फिशेस ने इस तरीके से अडेप्ट किया है कि वो वाटर वाले एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकें।
दीज स्केल्स प्रोटेक्ट द फिशेस, इनके ऊपर स्लिपरी स्केल्स होती हैं जो इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है एंड उनको अलाउ करती है इजी मूवमेंट थ्रू आउट द वाटर। ये भी हमने चैप्टर 5 में डिस्कस किया था अबाउट द फिश दैट दे हैव फ्लैट फिन्स एंड टेल्स। और इनकी फ्लैट फिश जो फिन्स होते हैं, इस तरह की अगर फिश होती है, ये आप देखो तो ये करके ऐसे फिन्स होते हैं ना, ठीक है, और ये होती है टेल। तो ये जो फ्लैट फिन्स और टेल होती है ये इनको डायरेक्शन देने में हेल्प करती है एंड कीप देयर बॉडी बैलेंस इन द वाटर। इनमें गिल्स भी प्रेजेंट होते हैं जिससे ये रेस्पायर करती हैं और ऑक्सीजन को यूटिलाइज करती हैं, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को फ्रॉम द वाटर। वी सी दैट द फीचर्स ऑफ द फिश हेल्प टू it to live inside water and features of the camel help to survive in the desert। तो हमने क्या पढ़ा कि फिशेस के पास ऐसे फीचर हैं कि वो पानी में सर्वाइव करती हैं और कैमल्स के पास ऐसे फीचर हैं कि वो डेजर्ट में सर्वाइव करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के एडेप्टेशन को हम इस तरीके के फीचर जो वो होते हैं उनके पास, उनको हम एडेप्टेशन कहते हैं। हमने तो सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल लिए हैं, आपके पास वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें आप डिफरेंट दे सकते हैं हमारे अर्थ पर, ठीक है। अगर इतना सारे यहाँ पे लिखेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर और सर्टेन हैबिट्स which enables an organism to live naturally in a place is called adaptation। तो adaptation क्या होता है? The presence of specific feature और certain habit, कुछ ऐसे specific feature और certain habits जिसकी वजह से वो enable होते हैं एक एनवायरनमेंट में नेचुरली सर्वाइव करने के लिए, उसको हम कहते हैं एडेप्टेशन। ये आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, एडेप्टेशन लॉन्ग टर्म में होता है, ठीक है। अभी हम एक नई टर्म पढ़ेंगे एक्लिमेटाइजेशन, जो कि बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। जब आपने सुना होगा, आप जैसे माउंटेन पर जाएंगे ऊपर, तो वहाँ जाके आपको बहुत ज़्यादा सांस आने लगेगी, ठीक है, आपकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगेगी, लेकिन कुछ देर बाद आप थोड़ा नॉर्मल हो जाएंगे। उससे क्या होता है, आप शॉर्ट पीरियड के लिए अपनी बॉडी को उस सिचुएशन में ढाल लिया है। तो इस तरीके से जो हम सिचुएशन को अडेप्ट करते हैं उसको हम एक्लिमेटाइजेशन कहते हैं। लेकिन इस तरीके के ऑर्गेनिज्म जिन्होंने अपनी बॉडी को पूरा का पूरा चेंज कर लिया उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए, उसको हम एडेप्टेशन कहते हैं। चलिए पढ़ते हैं। एडेप्टेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म डिफर डिपेंडिंग ऑन दियर प्लेस ऑफ डिवेलिंग, जो उनका रहने वाली जगह होती है वो उस पर डिपेंड करती है। वाई अ फिश कैन नॉट लिव आउट ऑफ द वाटर, मछली जो है वो पानी से बाहर नहीं रह सकती। कैमल अपना सी में नहीं रह सकता। तो इन्होंने जहाँ पर रहने की जगह थी उनकी, उसी के हिसाब से अपने बॉडी को चेंज कर लिया है। द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड हैबिटेट। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड हैबिटेट, ये डेफिनेशन है, ठीक है। उसके बाद हैबिटेट मीन्स अ ड्वेलिंग प्लेस, अ होम। द हैबिटेट प्रोवाइड्स फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स टू ऑर्गेनिज्म। सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन द सेम हैबिटेट। बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल्स एक ही हैबिटेट में रहते हैं। जैसे कि हम अगर टाइगर की बात करें तो टाइगर ग्रासलैंड हैबिटेट में रहता है, वहाँ पे डियर भी रहती है, वहाँ पे प्लांट्स भी होते हैं, ग्रासेस भी होती हैं। तो इस तरीके से एक हैबिटेट में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रह सकते हैं। द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन द लैंड, जो लैंड पर रहते हैं, ज़मीन पर, उनका हैबिटेट होता है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। कुछ ऑर्गेनिज्म जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में होते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट हुआ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, ये ज़मीन पर है ना, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन। ऑन द अदर हैंड द हैबिटेट ऑफ प्लांट्स, अच्छा ये मैंने पिक्चर लगाई है कैमल की, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आप नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे कैमल के कुछ एडेप्टिव फीचर्स हैं। उनकी लॉन्ग आईलैशेस होती है, क्योंकि जब वहाँ पे जो सैंड होती है डेजर्ट एरियाज़ में और वो ब्लो करती है विंड की वजह से, तो उनकी आंखों में ना चली जाए इसलिए उनकी आईलैशेस बड़ी बड़ी होती हैं। उनका जो नॉस्ट्रिल होता है नाक के ऊपर, वो थिन और स्लिट होता है, वो भी उनको प्रोटेक्ट करता है सैंड से। उसके साथ साथ वो स्वेट नहीं करते, हमने आपको बताया कि पानी की कमी होती है वहाँ पे। लॉन्ग लेग्स होते हैं जो उनकी बॉडी को दूर रखते हैं सैंड की हीट से। उसके साथ वो एक्सक्रीट करते हैं स्मॉल अमाउंट में यूरिन। उसके साथ उनका डंग जो होता है वो ड्राई होता है। इनके अंदर बहुत एक्सट्रीमली लार्ज इंटेस्टाइन होती है, ताकि इनका जो वाटर है वो पूरा का पूरा बॉडी में ही एब्जॉर्ब हो जाए। ये फिशेस के फीचर हैं कि फ़िश की बॉडी जो होती है वो स्ट्रीमलाइन शेप होती है, ये स्ट्रीमलाइन शेप, जिसकी वजह से वो पानी के अंदर मूव कर देती है। उनके ऊपर स्लिपरी स्केल्स होती हैं जो उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है इजी मूवमेंट के लिए थ्रू आउट द वाटर। उनके अंदर गिल्स होते हैं जो उनको रेस्पायर करने में हेल्प करते हैं। उसके साथ उनका जो फ्लैट फिन्स और ये टेल होती है,
ये उनको डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करती है और इस तरीके से उनकी बॉडी वाटर में बैलेंस रहती है। ठीक है, एडेप्टेशन की डेफिनेशन आप याद कर सकते हैं। एडेप्टेशन डज नॉट टेक प्लेस इन अ शॉर्ट टाइम, इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर। जैसे मैंने आपको बताया कि एक्लिमेटाइजेशन जो होता है वो कम पीरियड के लिए होता है और एडेप्टेशन आपका लॉन्ग पीरियड के लिए। ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि जब एक कुछ चेंजेस होते हैं हमारी एक ऑर्गेनिजम्स के ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम टू हेल्प देम एडजस्ट टू सम चेंज इन द सराउंडिंग, तो उसको हम कहते हैं एक्लिमेटाइजेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हम माउंटेन्स पे जाते हैं तो शुरू में हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, लेकिन बाद में हम थोड़ा कुछ दिन बाद नॉर्मल हो जाते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, लास्ट स्टेटमेंट। ऑन द अदर हैंड हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक हैबिटेट। जो एनिमल्स और प्लांट्स पानी वाले रीजन में रहते हैं उनका हैबिटेट होता है एक्वेटिक, और जो लैंड पर रहते हैं उनका हैबिटेट कैसा था, टेरेस्ट्रियल। ठीक है, एक्वेटिक हैबिटेट्स के एग्जाम्पल हैं लेक्स, rivers, ocean are some of the aquatic habitat. There are large variation among terrestrial habitat like the forest, grassland, desert, coastal and mountain region located in the different parts of world. तो जो टेरिस्ट्रियल हैबिटेट हैं जिनके ये एग्जाम्पल लिखे हुए हैं उनमें भी अपने आप में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं. ठीक है, द ऑर्गेनिजम्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन अ हैबिटेट आर कॉल्ड दैट इज बायोटिक कंपोनेंट. अब आपको ये दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी जो कि इंपॉर्टेंट है. बायोटिक कंपोनेंट होते हैं जो लिविंग होते हैं, ठीक है, और एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं जो नॉन लिविंग होते हैं. लेकिन इन दोनों का आपस में बहुत अच्छा रिलेशन होता है क्योंकि बायोटिक और एबायोटिक के कम्बिनेशन से ही लाइफ एग्जिस्ट करती है. अगर एबायोटिक कंपोनेंट नहीं होंगे तो लाइफ भी एग्जिस्ट नहीं करेगी. एबायोटिक में क्या क्या आते हैं, रॉक्स, सॉइल, एयर एंड वाटर. तो अगर आप किसी फॉरेस्ट में जाएं, जैसे कि मैं आपको फॉरेस्ट का स्ट्रक्चर दिखाऊं, ये फॉरेस्ट है, यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे माउंटेन आपको दिख रहा है. ठीक है, तो माउंटेन क्या हुआ, रॉक स्ट्रक्चर है, दैट इज योर एबायोटिक कंपोनेंट. ठीक, यहाँ पे ये बर्ड्स हैं, बर्ड्स क्या हैं, बायोटिक क्योंकि ये लिविंग होती हैं. पानी आपका यहाँ पे, ये भी एबायोटिक कंपोनेंट. उसके साथ आपको सनलाइट यहाँ पे आती हुई दिख रही है, दैट इज ऑल्सो एबायोटिक. देन प्लांट्स आपके बायोटिक हुए. यहाँ पे जो छोटे छोटे से ये डक्स हैं, छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, जैकोल है, ये सब बायोटिक. तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो बायोटिक, जो नॉन लिविंग है वो एबायोटिक. जैसे कि वाटर, सनलाइट, रॉक, ये आपके एबायोटिक कंपोनेंट. अब ये कैसे ज़रूरी है, जब सनलाइट होगी तभी तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करेंगे, तभी उनका फूड बनेगा और उस फूड को डियर्स खाएगी. तो बेसिकली एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं. आप जब बड़ी क्लास में जाएंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. ठीक है, आर सनलाइट एंड हीट बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट. अब ऑफ कोर्स आपको इसका जवाब देना चाहिए कि सनलाइट और हीट कैसे कंपोनेंट है. सनलाइट और हीट आपके एबायोटिक कंपोनेंट है. वी नो दैट सम प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स. कुछ प्लांट जो होते हैं सीड से ग्रो करते हैं. Let's look at some abiotic factor and their effect on the seeds they grow into the young plants. ये सीड होता है छोटू सा और इससे इतना बड़ा प्लांट ग्रो कर जाता है. तो आपको क्या लगता है कि ये सीड जो है ये एबायोटिक कंपोनेंट है? नहीं, सीड बायोटिक होता है. हालांकि अगर आप किसी शॉप पर जाकर देखें तो आपको ये सीड रखा हुआ मिलेगा जो कि उस टाइम पे आपको एबायोटिक सा लगेगा कि उसमें लाइफ नहीं है, लेकिन जब आप इसको सोइल के अंदर डालेंगे तो ये जर्मिनेट कर जाएगा. ठीक है, उसके बाद इससे पूरा प्लांट बन जाएगा. यहाँ पे आप देखें, वी मेड स्पॉट्स फ्रॉम द ग्राम्स एंड मेज सीड. हमने लास्ट क्लास में बनाए थे ना ग्राम्स के और मेज के, जब हमने उनको पानी में भिगो के रखा था कपड़े में करके, वेट कपड़े में, तो वो स्पॉट्स हो गए थे, उनसे जर्मिनेशन होना शुरू हो गया था. तो इसे हम कहते हैं जर्मिनेशन, जर्मिनेटेड सीड्स. दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द लाइफ ऑफ ए न्यू प्लांट. जब नया प्लांट ग्रो करता है तो उसकी नई लाइफ, न्यू स्टार्टिंग होती है, जर्मिनेशन. अब आपको क्या करना है, कुछ मूंग सीड कलेक्ट करने हैं, 20-30 सीड्स एसाइड्स एंड सोक द रेस्ट इन वाटर फॉर ए डे. पानी में निकाल के उनको सुखा लेना है. डिवाइड द सोक्ड सीड इनटू 4 पार्ट. 4 पार्ट में चलो डिवाइड कर लिया, एक इधर एक इधर एक इधर, ये हमने कर लिया. कीप 1 पार्ट कम्प्लीटली सबमर्ज इन वाटर फॉर 3-4 डेज. एक को हमने पूरा पानी में डाल के रखा. कीप 1 पार्ट सोक्ड सीड इन सनी रूम एंड अनदर इन अ कम्प्लीटली डार्क रीजन. एक को हमने धूप में रखा, एक को बिल्कुल डार्क में रखा. एंड
region like a cupboard that does not allow any light. Keep the last part in very cold surrounding. और ये को हमने फ्रीजर के अंदर रख दिया बर्फ में. ठीक है, अब क्या होगा, रेफ्रिजरेटर में भी रख सकते हो या उसके चारों तरफ आइस रख दो. रिंस देम एंड रिप्लेस द वाटर एवरी डे. उनको सबको पानी डालते रहो. व्हाट डू यू नोटिस आफ्टर ए फ्यू डेज? डू द सीड्स इन ऑल द 5 कंडीशन जर्मिनेट? नो, सब में तो जर्मिनेट नहीं करेगा. तो कहाँ पे जर्मिनेट करा होगा? जब हमने सॉइल के अंदर और सनलाइट की प्रेजेंस में रखा तो वहाँ पे हम पानी डाल रहे धीरे धीरे और उसमें जर्मिनेशन होना शुरू हो जाएगा. Do you realize that the abiotic factor like the air, water, light and heat are also important for the growth of the plant? इस बात से हमें ये पता चलता है कि जो सीड के अंदर लाइफ आई है, उसने जर्मिनेट करके बड़ा प्लांट बनाया है, तो उसको एबायोटिक फैक्टर की भी ज़रूरत थी. और वो एबायोटिक फैक्टर क्या थे? एयर, वाटर, लाइट, हीट. ओके, इन फैक्ट एबायोटिक फैक्टर आर इम्पोर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. हम सब के लिए, जो हम लिविंग है, हम सब के लिए एबायोटिक कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं. वी फाइंड दैट ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट इन वेरी कोल्ड एज वेल एज वेरी हॉट क्लाइमेट. इजंट इट? ऑफ कोर्स, हॉट एंड कोल्ड दोनों क्लाइमेट में लाइफ एग्जिस्ट करती है, ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं. हाउ डू दे मैनेज टू सर्वाइव? अब वो कैसे सर्वाइव करते हैं? दैट इज कॉल्ड एडेप्टेशन. एडेप्टेशन इज द मेथड बाय विच ऑर्गेनिजम्स गेट वेल एडजस्टेड टू द क्लाइमेट. Adaptation does not take place in short time because the abiotic factor of a region also change very slowly. ये जनरली शॉर्ट टाइम के लिए नहीं होता क्योंकि एबायोटिक फैक्टर भी जो है वो भी बहुत स्लोली चेंज होते हैं. Those organisms which cannot adapt to these changes die and only adapted ones survive. तो इसका क्या मतलब है कि जो ऑर्गेनिजम्स उस सिचुएशन में अडेप्ट नहीं कर सकते तो वो डाई हो जाते हैं. ये कहा था डार्विन ने. डार्विन की एक थ्योरी है दैट इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, के जो फिट होंगे सिर्फ वही सर्वाइव करेंगे. तो फिट होने का मतलब ये नहीं कि मस्कुलर बॉडी है आपकी, आप फिट हैं. फिट का मतलब है कि आप सिचुएशन में कैसे हैंडल कर रहे हैं, किस तरीके से सर्वाइव करते हैं. ठीक है, इसको हम डार्विनिज्म भी कहते हैं. Organisms adapt to different abiotic factor in different ways. This results in a wide variety of organisms the different habitat. चलिए अब हम चलते हैं जर्नी थ्रू द डिफरेंट हैबिटेट. अब हमें अलग अलग हैबिटेट देख रहे हैं. अब हम नाम के हिसाब से पढ़ेंगे. ठीक है, सम टेरिस्टियल हैबिटेट हम देखेंगे जिनमें सबसे पहला हमारे पास डेजर्ट है. डेजर्ट में हमने जाके देखते हैं. डेजर्ट में कुछ एनिमल्स आपको मिलेंगे जैसे कि रेट, स्नैक विच डू नॉट हैव लॉन्ग लेग्स. अब रेट्स और स्नैक के पास लंबे लंबे पैर तो नहीं होते जैसे कि कैमल के पास होते हैं, लेकिन रहते दोनों ये इस तरह के ऑर्गेनिज्म सब डेजर्ट में हैं. कैमल्स के पैर लंबे क्यों होते हैं? ताकि वो अपनी बॉडी को हीट से बचा सकें. लेकिन जो उनके पास पैर नहीं है लंबे, तो वो कैसे अपनी बॉडी को हीट से बचाएंगे? वो क्या करते हैं, वो सैंड के अंदर गहरे गहरे ब्यूरोज बना लेते हैं, डीप ब्यूरोज. ठीक है, जिनको उनका अंदर का जहाँ पे वो जाते हैं इस तरीके से सैंड के अंदर, और उसके अंदर जाके अपने आप को मतलब सनलाइट से या मतलब हीट जो होगी उससे बचा लेंगे. ठीक है, दीज एनिमल्स कम आउट ओनली ड्यूरिंग द नाइट. और सिर्फ रात के टाइम पे बाहर आते हैं जब हमारा सैंड जो है वो ठंडा हो जाता है. ठीक है, कुछ टिपिकल प्लांट्स जो डेजर्ट में होते हैं वो आप यहाँ पे देखेंगे. कैक्टस प्लांट ही आपको वहाँ पे मिलेगा इस तरीके के. ठीक है, स्पाइन्स इन पे होती है. ये यहाँ पे आप स्पाइन्स देख सकते हैं. ये एक्चुअली क्या होते हैं, ये कैक्टस प्लांट की लीव्स होती हैं और ये मॉडिफाई हो जाती हैं स्पाइन्स में, क्योंकि पानी तो वहाँ पे कम होता है. अब लीव्स में होता है ट्रांसपिरेशन. हमने पढ़ा था कि पत्ती से ट्रांसपिरेशन होकर पानी बाहर निकलता है, लेकिन ये हमारी लीव बहुत छोटी छोटी हो गई क्योंकि इनके पास पानी कम है तो ट्रांसपिरेशन नहीं कर सकते, इसलिए इन्होंने अपनी लीव्स को मॉडिफाई कर लिया. अब आपको एक्टिविटी करनी है थर्ड. इसमें क्या करना है, ब्रिंग अ पॉटेड कैक्टस एंड लीफी प्लांट्स टू द क्लासरूम आपको ले आए. उसके बाद आप उन पे पॉलिथीन बांध देंगे. ठीक है, 2 प्लांट्स जैसे आपने चैप्टर 4 में किया था ना कि हमने एक पत्ती को लाके उसके ऊपर पन्नी से बांध दिया था, फिर हमें उस पॉलिथीन के अंदर कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स मिली थी, हमें पता चला कि यहाँ पे ट्रांसपिरेशन हो रहा है. तो ऐसे आपने करना है. ये पिक्चर में क्या दिखाया है, ये पिक्चर में दिखाया गया सैंड के अंदर जो ब्यूरोज बना लेते हैं स्नैक्स और रेट्स. यहाँ पे स्नैक है, यहाँ पे रेट है. आपका चूहा दिख रहा है आपको? अच्छा नहीं दिख रहा, चलिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाती हूँ. ये देखिए, दिखा आपको चूहा? यस. उसके बाद यहाँ पे स्नैक, ये सैंड के अंदर ब्यूरोज इन्होंने बना लिए हैं. ठीक है, अब क्या करेंगे हम, लीव द पॉटेड प्लांट्स इन द सन एंड ऑब्जर्व आफ्टर ए फ्यू आवर्स. आपने क्या किया था,
आप प्लांट्स लेकर आए थे यहाँ पे, जिसमें कैक्टस प्लांट था और नॉर्मल प्लांट था जो हमारे अपने एरिया में मिलता है। क्लासरूम के अंदर आप लाए और उसमें आपने ये वाला जो कैक्टस वाला था जिसमें स्पाइंस होती हैं, इसको पॉलीथीन में कवर किया। एक जो हमारे यहाँ की लीव्स होती हैं उसको पॉलीथीन में कवर किया। अब आपको क्या पता चलेगा, जब आप ट्रांसपिरेशन देखेंगे तो यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स ज़्यादा होंगी, यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत थोड़ी सी होंगी। इससे क्या पता चलता है कि ये जो प्लांट्स होते हैं डेजर्ट वाले एरिया में, इनमें ट्रांसपिरेशन कम होता है क्योंकि वहाँ पे पानी इतना कम होता है, और यहाँ पे ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे पानी भी ज़्यादा होता है। तो इस सिचुएशन को हम क्या कह रहे हैं, इन्होंने अपनी लीव्स को मॉडिफाई कर लिया, दैट इज़ एडेप्टेशन, उस सिचुएशन में हैंडल करने के लिए। ओके, डेजर्ट प्लांट्स लॉस वेरी लिटिल वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। दीज लीव्स, द लीव्स इन द डेजर्ट प्लांट्स आर आइदर एब्सेंट, या तो होती नहीं है लीव्स या फिर बहुत छोटी होती हैं, इन द फॉर्म ऑफ स्पाइंस। दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स थ्रू ट्रांसपिरेशन। ठीक है, कम पानी निकलता है उनसे। द लीफ लाइक स्ट्रक्चर यू सी इन द कैक्टस इनफैक्ट इज स्टेम। एक्चुअली जिसकी हम लीफ की बात करें ना, इसकी पूरे की लीफ ये नहीं होती, लीफ होती है छोटे छोटे स्पाइंस, ये तो पूरा स्टेम होता है। और इन प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस करता है वो स्टेम ही करता है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द फोटोसिंथेसिस इन दीज प्लांट्स इज यूजुअली कैरीड आउट बाय द स्टेम। ओके, द स्टेम इज ऑल्सो कवर्ड विथ थिक वैक्सी लेयर। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था 2019 में, कि जो स्टेम होता है उस पर थिक वैक्सी लेयर होती है, तो वो कहाँ के प्लांट्स होते हैं, तो वो आपके डेजर्ट एरिया के प्लांट्स होंगे। विच हेल्प देम टू रिटेन वाटर इन द टिश्यू ऑफ कैक्टाई। तो इस तरीके से उनमें जो उनका टिश्यू है उनमें वाटर स्टोर रहता है वैक्सी थिक होने की वजह से। अब वैक्सी होगा ऊपर से तो पानी लॉस ही नहीं होगा वैक्स की वजह से, तो उसके अंदर पानी रह जाएगा जो भी होगा। The most desert plants have roots and go very deep into the soil for absorbing water. इनको जो रूट्स होती है वो बड़ी गहरी सी होती है नीचे, ताकि एकदम जहाँ पे भी पानी अवेलेबल हो थोड़ा सा भी उसको लेकर आ जाए। अब पढ़ते हैं माउंटेन रीजन। ये जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए ये आप नोट डाउन करना, और फिर डेजर्ट हैबिटेट का ये फीचर्स लिख लेना कि डेजर्ट हैबिटेट में ये फीचर्स होते हैं। अब आते हैं माउंटेन पे। माउंटेन में कैसा क्लाइमेट है, बहुत कोल्ड और विंडी भी है, हवा भी बहुत चलती है, यहाँ पे स्नोफॉल भी होती है। ठीक है, यहाँ पे कैसे एनिमल्स आपको मिलेंगे, ट्री मिलेंगे यहाँ पे माउंटेन इस तरीके से, ये आपके कॉर्न शेप के ट्री है। ठीक है, ये ऐसे ट्री के होते हैं क्योंकि यहाँ पे स्नोफॉल होती है तो वो गिर जाती है यहाँ से। अब अगर इस तरीके का प्लांट आपका होने लगा और स्नोफॉल हुई, सारा के सारी स्नो प्लांट्स के ऊपर गिर गई, तो ये तो प्लांट गिर जाएगा पूरा। तो इसी तरीके से कुदरत ने इनकी शेप कॉर्न शेप बनाई है। यहाँ पे अगर हम एनिमल की बात करें तो एनिमल्स यहाँ पर आपको इस तरीके के मिलेंगे, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, योक, जिन पे बहुत फर होते हैं ताकि वो अपनी बॉडी को वार्म रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो कोल्ड है। यहाँ की जो लीव्स होती हैं वो नीडल लाइक्स होती हैं। दिस हेल्प्स द रेन वाटर एंड स्नो टू स्लाइड ऑफ इजीली, ताकि उन पे से इस तरीके की नीडल्स सी लीव्स होंगी ताकि जो पानी आके गिर रहा है वो नीचे की तरफ गिर जाए आसानी से। दिस कुड बी द ट्रीज विद शेप्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम दीज दैट आर also present on the mountain. They may have different kinds of adaptation to survive on the mountains. Animals living in the mountain region are also adapted to the conditions here. अब माउंटेन पे रहने वाले एनिमल्स ने माउंटेन जैसी कंडीशन को अडेप्ट कर रखा है, जैसे कि उनकी स्किन जो होती है वो थिक होती है, उस पर फर होते हैं जो उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है कोल्ड से, जैसे कि एग्जाम्पल यॉक, दो हैव लॉन्ग हेयर्स टू कीप देम वार्म। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे स्नो लेपर्ड, ये दिखाया गया पिक्चर में स्नो लेपर्ड। ठीक है, यॉक, यहाँ पे यॉक है, उसके बाद है माउंटेन गोट, ये माउंटेन गोट है। पिक्चर्स आप ऐसे करके देख रहे हैं, बड़ी प्यारी सी लगती है, आप गूगल पे जाके भी देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये मैंने एक पिक्चर लगाई है यहाँ पे माउंटेन वाले प्लांट्स की, कॉर्न शेप प्लांट है ना, ये कॉर्न शेप प्लांट्स। ठीक है, कोई पूछ भी सकता है आपसे कि कौन से प्लांट्स कहाँ पे मिलेंगे, हिमालयन रीजन पे, माउंटेन रीजन पे मिलेंगे। तो आपने कैसे एनिमल्स यहाँ पे देखे, माउंटेन गोट जो कि स्ट्रॉन्ग हूव्स होते हैं उन पे रनिंग के लिए, ताकि वो जो रॉकी सरफेस है उस पर चल सके। तो कितने हैबिटेट हमने अभी तक पढ़े, डेजर्ट हैबिटेट। आपका काम क्या है, आपको डेजर्ट हैबिटेट के नोट्स बनाने हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कौन सा, माउंटेन। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ना है अगला, ग्रासलैंड। देखिए ग्रासलैंड में क्या है, लायन के बारे में आप जानते हैं जो कि गिर फॉरेस्ट में मिलेगा।
ठीक है, जो कि गुजरात के अंदर है। तो लॉयन कहाँ पे रहता है, जिस फॉरेस्ट में रहता है वहाँ पे ग्रासलैंड होती है, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनिमल है जो कि हंट करता है, एनिमल को किल करता है, जैसे कि डियर। ठीक है, इसका कलर होता है लाइट ब्राउन कलर का, ताकि ये अपने आप को हाइड कर सके। इसकी जो आईज होती है वो फ्रंट पर होती हैं ताकि एनिमल्स को सामने से देख सके। लॉयंस हैव लॉन्ग क्लॉज, बड़े बड़े क्लॉज होते हैं इनके, इन दियर फ्रंट लेग्स दैट कैन बी विड्रॉन इनसाइड द टोज, और अंदर की तरफ विड्रॉ हो जाते हैं, और जब इनको पकड़ना होता है एनिमल्स को तो एकदम से कैच करके पकड़ लेते हैं। अब देखिए इसकी आईज तो फ्रंट पे हैं लॉयन की, ताकि ये बिल्कुल अलर्ट रहे कि सामने किस एनिमल को मुझे मार के खाना है, और इसकी साइड आईज जो होती है वो लैटरल होती है इस साइड में। इससे क्या होता है, ये बेचारी अपने आप में डरी रहती है कि चारों तरफ से देखती है कि कहीं मुझे कोई टाइगर लॉयन मार ना दे। ये लॉयन है, ये डियर है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दोनों का हैबिटेट सेम है, ग्रासलैंड हैबिटेट। ओके, इट्स लाइट ब्राउन कलर हेल्प्स इट टू हाइड इन ड्राई ग्रासलैंड। जो इसका लाइट ब्राउन का कलर होता है ये ड्राई ग्रासलैंड में छिपने के लिए होता है, ताकि वो अपने एनिमल से छिप जाए, प्रे एनिमल से। इसकी आईज फ्रंट पे होती है, और जो डियर होती है उसके पास स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं। ये भी ग्रासलैंड में रहती है स्ट्रॉन्ग टीथ, क्योंकि ये जो है ना पत्तियाँ खाती है चबा चबा कर, बहुत ही स्टैम, ये सारे फॉरेस्ट के चीज़ खाती है। अब डियर नीड्स टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ प्रीडेटर, उसको तो प्रीडेटर के बारे में पता होना चाहिए कि कहीं आसपास तो नहीं है। तो अपने आप बचने के लिए उसके जो ईयर्स होते हैं वो बहुत लंबे लंबे होते हैं, उसको छोटा छोटा सा भी मूवमेंट समझ में आ जाता है, सुन लेती है आसानी से। आईज उसकी दोनों साइड में होती है ताकि वो चारों तरफ से देख सके, ऑल डायरेक्शन में। ठीक है, ये एडेप्टेशन हो गया आपका डियर का। देयर आर मेनी अदर फीचर्स ऑफ अ लॉयन, डियर और अदर एनिमल्स के। हमने तो ग्रासलैंड में अभी 2 ही पढ़े हैं, आप और भी पढ़ सकते हैं। अब हम चलते हैं एक्वेटिक हैबिटेट। अभी हमने टेरेस्ट्रियल में क्या क्या पढ़ा, डेजर्ट, माउंटेन, ग्रासलैंड। अब एक्वेटिक हैबिटेट में हम पढ़ेंगे ओशियन। ओशियन में हमने फिशेस के बारे में पढ़ा था, सी एनिमल्स भी होते हैं जिनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, जो कि उनको मूव करने में हेल्प करती है। उसके साथ स्क्विड्स और ऑक्टोपस जो है, ऑक्टोपस की बॉडी आपने देखी होगी कुछ इस तरीके की होती है ना, ये तो स्ट्रीमलाइन नहीं होती, स्क्विड्स की भी स्ट्रीमलाइन नहीं होती, तो ये कैसे फिर मूव करेंगे, ये मूव ही नहीं करते वाटर में, ये तो नीचे बैठ जाते हैं। दे डू नॉट हैव स्ट्रीमलाइन शेप। तो कहाँ रहते हैं, डीपर रहते हैं ओशियन में, जहाँ नियर द सी बेड्स, और कैच करते हैं अपने प्रो को, जो कोई भी वहाँ से गुजर रहा होगा उसको कैच कर लेंगे, क्योंकि बेचारे ये मूव तो करते ही नहीं है। वेन एवर दे मूव इन द वाटर दे मेक देयर बॉडी शेप्स स्ट्रीमलाइंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्या, वैसे तो रहते नीचे हैं, लेकिन जब कभी इनका भी मूव करने का दिल करता है तो ये अपनी बॉडी को स्ट्रीमलाइन बना लेते हैं, क्योंकि अगर इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन नहीं होगी तो ये मूव ही नहीं कर सकते। आपको पता है, आप जब स्विम करते हो, स्विमिंग आप सीखी होगी अगर आपने, तो जब आप स्विम करते हो तो आप अपनी बॉडी फिश जैसी बना लेते हो, और अपने हाथों को जैसे फिश के फिन्स होते हैं इस तरीके से मूव करते हो। इससे क्या होता है, आप डायरेक्शन ले सकते हैं, इजीली मूव कर सकते हैं। तो ये स्ट्रीमलाइन बॉडी बहुत ज़रूरी है। These animals have gills to help them use oxygen. ऑक्सीजन यूज करने के लिए, जो कि वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन होती है, उसको यूज करने के लिए इनके पास गिल्स होते हैं। There are some sea animals like the dolphins, whales, they do not have gills. इनके पास तो गिल्स नहीं होते, तो ये कैसे सांस लेंगे, ये सांस लेती है नोस्ट्रिल से, ब्लो होल से, जो इनके पास होते हैं, जो इनकी बॉडी के अपर पार्ट्स में होते हैं, हेड पर, और जनरली ये पानी से बाहर आके सांस लेती हैं। आपने कुछ वीडियोस में देखा होगा कि वेल्स एकदम पूरा पानी से बाहर आती है, डॉल्फिन्स भी, और वो बाहर आके अपनी सांस लेती हैं। दिस अलाउज देम टू ब्रीथ इन एयर वेयर दे स्विम नियर द सरफेस ऑफ वाटर। इस तरीके से वो सरफेस ऑफ वाटर पे आके सांस ले लेती हैं। चलिए पॉन्ड्स एंड लेक्स के बारे में पढ़ते हैं। Ponds and lakes. Have you seen plants growing in the ponds, rivers, lakes, rivers and even some drains? Okay, अगर नहीं देखा तो आप जाएं और जल्दी से जाके देख लें कि ponds और rivers में किस तरीके ऐसे आपको छोटे छोटे से मासूम से प्लांट्स मिलेंगे जिनका स्टेम और रूट्स बड़ी पतली पतली सी होंगी। Some of these plants have their root fixed in the soil. कुछ की रूट्स तो सॉइल में एकदम फिक्स होती है, बिलो द वाटर। यहाँ पे देखो फिक्स हो रही है पानी के नीचे, जो सॉइल है यहाँ पे फिक्स है, लेकिन कुछ की पानी में ही तैरती रहती है। तो ये आपको समझनी है कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सम एक्वेटिक प्लांट्स फ्लोट ऑन वाटर, कुछ एक्वेटिक प्लांट पानी में तैरते हैं। सम हैव देयर रूट्स फिक्स्ड इन द सॉइल, कुछ की रूट सॉइल में फिक्स्ड होती है। एंड सम प्लांट्स आर सबमर्ज्ड इन द वाटर, कुछ पानी में सबमर्ज्ड रहते हैं। ओके, यहाँ पे पढ़ते हैं जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं उनकी जो रूट्स है वो नॉर्मली प्ले करती है बहुत इंपॉर्टेंट रोल, ताकि वो न्यूट्रिएंट्स और वाटर को एब्जॉर्ब कर सकें सॉइल से। लेकिन जो प्लांट्स एक्वेटिक प्लांट्स हैं उनकी रूट का मेन फंक्शन क्या होता है,
उनकी रूट का मेन फंक्शन होता है प्लांट्स को अपहोल्ड करना अपनी जगह पे, और वो साइज में बहुत छोटी होती है। तो यहाँ पे दोनों रूट का अलग अलग फंक्शन हुआ। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की रूट्स उनको हेल्प करती है न्यूट्रिएंट्स और वाटर को एब्जॉर्ब करने में, जबकि एक्वेटिक प्लांट्स की रूट्स उनको हेल्प करती है प्लांट्स को होल्ड करने में। ठीक है, उनका साइज छोटा होता है, इनका साइज बड़ा होता है। स्टेम ऑफ द प्लांट्स आर लॉन्ग, होलो एंड लाइट। अब हम पानी वाले प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो इनका जो स्टेम होता है वो लंबा होता है, बहुत ही होलो होता है अंदर से और हल्का सा होता है। द स्टेम ग्रो अप टू द सर्फेस ऑफ द वाटर वाइल द लीव्स एंड फ्लावर्स फ्लोट्स ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर। जो स्टेम होता है वो ग्रो करता है इस पानी की सरफेस पे, जबकि जो पत्तियाँ फ्लावर्स ये फ्लोट करती रहती हैं। ठीक है, सम एक्वेटिक प्लांट्स आर सबमर्ज्ड इन द वाटर, पानी में सबमर्ज होते हैं। ऑल पार्ट्स ऑफ सच प्लांट्स आर अंडर वाटर, पूरा का पूरा प्लांट्स इनका पानी के अंदर भी होता है, और ये रिबन लाइक लीव्स इनकी होती है। ये आप 11वीं क्लास में पढ़ेंगे, ये बहुत ज़्यादा नीट एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। ओके, These can bend in the flowing water. In submerged plants, leaves are often highly divided. ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। जो सबमर्ज्ड प्लांट होते हैं, जो पूरे के पूरे पानी के अंदर होते हैं, उनकी जो लीव्स होती है बहुत ज़्यादा डिवाइडेड होती है, थ्रू विच द वाटर कैन इजीली फ्लो विदाउट डैमेजिंग देम। इसकी वजह से जब उनकी लीव्स इस तरीके से इधर उधर होगी तो पानी आराम से मूव कर जाएगा, उनको मतलब डिस्टर्ब नहीं करेगा, डैमेज नहीं होगी उनकी लीव्स। ठीक है, नेक्स्ट, फ्रॉग्स यूजुअली लिव इन द पॉन्ड्स। फ्रॉग्स पॉन्ड्स में रहते हैं। ठीक है, दे कैन स्टे बोथ इनसाइड वाटर एज वेल एज आउटसाइड द वाटर, दोनों जगह रह सकते हैं। फ्रॉग्स के पास कुछ कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से वो वाटर एंड लैंड दोनों सरफेस पे रह सकते हैं। इनके पास वेब्ड फीट होते हैं जिसकी वजह से वो स्विम कर पाते हैं। ठीक है, जब आप हर्बेरियम बनाएंगे तो आपको पता होना चाहिए उसमें कुछ स्टेप्स होती हैं। उसको प्रिपेयर करने के पहले हम ड्राई करते हैं, फिर उसको प्रेस्ड करते हैं। हर्बेरियम क्या होता है, जैसे कि आपके पास कोई प्लांट है ना, आपको इस पत्ती को सेव करके रखना है, तो आपने पत्ती तोड़ी प्लांट से। ठीक है, उस पत्ती को तोड़ने के बाद आप उसको पूरा ड्राई कर लेंगे, उसके बाद आप उसको प्रेस्ड करेंगे, पूरा दबा के रख देंगे उसको, फिर आप उसको किसी केमिकल या किसी भी प्रिजर्वेटिव के ज़रिए सेव करके रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम हर्बेरियम बनाते हैं अपने फ्यूचर में समझने के लिए स्पेसीज़ का, ताकि हमें फ्यूचर में पता चले कि कौन कौन सी स्पेसीज़ हमारे एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करती हैं, क्या क्या उनके फीचर्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, आप 6th क्लास के स्टूडेंट हैं, लेकिन हमने ये 11वीं क्लास में हर्बेरियम बनाया अपनी क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। वी वेंट ऑन ए जर्नी थ्रू द डिफरेंट हैबिटेट एंड डिस्कस मेनी प्लांट्स। बहुत सारे प्लांट्स के बारे में हमने पढ़ लिया। हमने क्या क्या पढ़ा वहाँ पे, ट्रीज़ को देखा, क्रीपर्स को, स्मॉल बिग बर्ड स्नैक इंसेक्ट्स को, सारे मशरूम, ये सारी चीज़ें देखी। थिंक ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट यू कैन सी अराउंड यू एट दिस मोमेंट एंड ग्रुप देम एज लिविंग एंड नॉन लिविंग। अब आपको क्या करना है, लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस समझना है। बेसिकली ये एक एडवर्ड लियर ने एक ये लिखी है पोएम। इस पोएम को आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि थोड़ा सा कंप्लीट नॉनसेंस यहाँ पे लिखा हुआ है। आई विल नॉट से लाइक दिस, बट इसमें क्या दिया गया है, सेड द टेबल टू द चेयर। टेबल ने चेयर से कहा, यू कैन हार्डली बी अवेयर हाउ आई सफ़र फ्रॉम द हीट। तुम्हें तो बिल्कुल पता ही नहीं है कि मैं कितना हीट से सफ़र करती हूँ। तो क्या टेबल चेयर से कुछ कह सकता है? ऑफ कोर्स नॉट। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि यहाँ पे हमें समझना चाहिए कि लिविंग और नॉन लिविंग क्या है। ये बेसिकली एक फ़न के लिए है, इसको आप सीरियसली ना लेना। आप इसको पढ़ सकते हैं लेकिन सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे नॉन लिविंग चीज़ को बोलते हुए बताया है, बट नॉन लिविंग चीज़ बातें नहीं कर सकती। अब आप कार को तो कहना मत कि कार तो साउंड देती है, बात कर रही है। लिविंग और नॉन लिविंग के बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो हम पढ़ेंगे। पहली एंड बूजो फाउंड द पोएम वेरी फनी बिकॉज दे न्यू दैट अ चेयर अ टेबल जो है वो अलाइव नहीं है और वो बात नहीं कर सकती, वॉक नहीं कर सकती। ठीक है, चलें, इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा। अब हम कुछ फीचर्स पढ़ेंगे लिविंग और नॉन लिविंग को समझने के लिए। डू ऑल द ऑर्गेनिज्म नीड फूड। जितने भी ऑर्गेनिज्म, जब हमने ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें पढ़ा था कि ऑर्गेनिज्म वो इंडिविजुअल फॉर्म है लाइफ की जो ग्रो करने के कैपेबल हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और उनमें एक या उससे ज़्यादा सेल्स होती हैं। अब जो ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं तो क्या सारे ऑर्गेनिज्म को फूड की ज़रूरत होती है? ऑफ कोर्स, हर किसी को जो एग्जिस्ट कर रहा है, जिंदा है, उसको फूड की ज़रूरत होती है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड हाउ असेंशियल इज इट टू एनिमल टू अस। और ये फूड उनको एनिमल्स को सर्वाइव करने के लिए बहुत असेंशियल है। प्लांट्स अपना खाना खुद बना देते हैं जिसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस को सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोप्लास्ट, ये सारी चीज़ें यूटिलाइज करके प्लांट जो है ग्लूकोज बना लेते हैं। ये तो हमने पहले भी पढ़ा है लास्ट चैप्टर में भी।
एनिमल्स डिपेंड्स होते हैं प्लांट्स पे और अदर एनिमल्स पे फूड के लिए। तो ये वाली चीज़ कंफर्म हुई कि फूड तो चाहिए चाहिए। अब आते हैं, डू ऑल ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ, क्या सारे के सारे ऑर्गेनिज्म ग्रोथ शो करते हैं? सब में ग्रोथ होती है। अब आप देखें, अगर आपका जो पुराना कुर्ता था कुछ सालों पहले का, उसको आप पहन लेंगे? नहीं पहनेंगे, क्योंकि आप तो बड़े हो गए ना अब। तो जो पुराने हमारे कपड़े होते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं, वो तो ग्रो नहीं कर सकते, लेकिन हम ग्रो कर रहे हैं। अब छोटा सा बच्चा देखिए, जैसे चिकन का छोटा सा बच्चा होता है, ये भी ग्रो करेगा। तो जितनी भी लिविंग चीज़ है वो ग्रो करती है। अब आप कहने लगे क्या कोई ऐसी नॉन लिविंग चीज़ है जो ग्रो करती है? यस, कुछ नॉन लिविंग चीज़ भी ग्रो करती है। जैसे कि कूड़े का ढेर है, यहाँ पे आपने कूड़े करकट का ढेर लगा दिया, उसके ऊपर कुछ दिन बाद और कूड़ा डाल दिया कुछ दिन, तो ये ग्रो कर रहे हैं ना, इसकी जो हाइट है ग्रो कर रही है, लेकिन आप इसको लिविंग नहीं कह सकते। इसीलिए लिविंग और नॉन लिविंग में कुछ डिफरेंस है, जो कि हम यहाँ पे समझेंगे। अ चिक हेज्ड फ्रॉम एन एग ग्रोज इनटू अ हेन्स एंड अ कॉक। अब जो चिक का है वो होता है, चिक होता है हेज्ड जो हुआ एग से, सॉरी, वो पूरा हेन और कॉक में बन जाता है। ठीक है, तो इसमें जो ग्रोथ हो रही है ये बेसिकली एक लिविंग कैरेक्टर से, लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर है। प्लांट्स में भी ग्रो होती है। ठीक है, कुछ प्लांट्स बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, लेकिन उनमें ग्रो होती रहती है। तो ग्रोथ सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हमें ऐसा लग रहा है देख के कि यार ग्रोथ तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रही है, लेकिन डू यू थिंक नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो शो ग्रोथ? नॉन लिविंग थिंग्स में भी ग्रोथ होती है। अभी हम समझेंगे, डू ऑल ऑर्गेनिज्म रेस्पायर, क्या सारे के सारे रेस्पायर कर सकते हैं? यस, सब रेस्पायर कर सकते हैं। ब्रीदिंग इज द पार्ट ऑफ द प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। जो ब्रीदिंग हम ले रहे हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हैं, सारे एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन को हम अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा बॉडी सर्कुलेशन होता है, ब्लड सर्कुलेशन। तो ये क्या पार्ट है? ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर है। वी ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस। तो ये जो रेस्पिरेशन है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की पहचान है। हमने कितनी चीज़ें पढ़ी? सबसे पहले वो फूड खाते हैं जो लिविंग होते हैं, उसके साथ उनमें ग्रोथ होती है, फिर उनके साथ वो रेस्पायर भी करते हैं। रेस्पिरेशन इज नेसेसरी फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्रू रेस्पिरेशन बॉडी फाइनली ऑब्टेन्स एनर्जी फ्रॉम द फूड इट टेक्स। रेस्पिरेशन के साथ ही जब हमने खाना खा लिया, अगर हम रेस्पायर नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी जो है वो एनर्जी नहीं ले सकती फूड से। तो रेस्पिरेशन के ज़रिए से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है फ्रॉम द फूड। कुछ एनिमल्स में हैव डिफरेंट मैकेनिज्म, कुछ में अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग तरीके का रेस्पिरेशन होता है। जैसे कि अर्थवॉर्म कैसे ब्रीथ करते हैं? अपनी स्किन से। ह्यूमन कैसे करते हैं? लंग्स से। फिशेस कैसे करती है? अभी अभी हमने पढ़ा गिल्स से करती है, जो कि डिजॉल्व ऑक्सीजन को यूटिलाइज करती है। ठीक है, प्लांट्स कैसे करते हैं? प्लांट्स में एक्सचेंज होता है गैसेस का, मेनली टेक्स प्लेस थ्रू द लीव्स, जिसमें टिनी पोर्स होते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स टेक्स प्लेस डे एंड नाइट, दोनों टाइम होता है, दिन में भी और रात में भी। तो रेस्पिरेशन क्या हुआ? लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर्स हुआ। डू ऑल द ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई? स्टिमुलाई को भी रेस्पॉन्ड करते हैं, मतलब जैसे अगर हमारे आग पे टच हो जाए या हमारी कोई पिन चुभा दे तो हम एकदम हाथ हटा लेंगे ना वहाँ से, तो ये क्या हुआ? स्टिमुलस का रिस्पॉन्ड हुआ। ओके, चेंजेस इन आवर सराउंडिंग दैट मेक अस रेस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड स्टिमुलाई। अब आपने अगर कोई फेवरेट फूड देख लिया अपना, तो क्या होगा? आपके मुंह में पानी आ जाएगा। तो इस तरीके का स्टिमुलस देना ये होता है एक लिविंग कैरेक्टर्स का एग्जाम्पल, लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर। डू अदर ऑर्गेनिज्म ऑल्सो रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई? ये सभी के सभी स्टिमुलाई पे। अगर आप एनिमल्स का बिहेवियर ऑब्जर्व करें, जब आप उनको खाना देते हैं तो वो थोड़ा सा अलग तरीके से बिहेव करते हैं। वैन यू मूव टुवर्ड्स ए बर्ड, जब आप बर्ड्स के पास जाओगे एकदम से वो भागना शुरू कर देगी आपसे डर के। या अगर आपने ब्राइट लाइट्स फ्लैश डाल दी एनिमल्स के ऊपर, जैसे कि कॉकरोच है, अगर आपने लाइट रात में जाकर किचन खोली, किचन में लाइट खोली आपने ओपन की, तो उससे क्या होगा? नाइट में जो कॉकरोच है वो जल्दी से भाग जाएंगे वहाँ से। आप जाना घर में देखना कॉकरोच है क्या, फिर अगर हुआ तो हिट यूज़ कर लेना, क्योंकि वो आपके खाने में भी जाकर नुकसान पहुँचा सकता है। ठीक है, डू प्लांट्स ऑल्सो रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई? सारे प्लांट्स स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं? ऑफ कोर्स करते हैं। आपको लगेगा कि रिस्पॉन्ड नहीं करते, लेकिन आप मिमोसा को देखिए, जिसको हम टच मी नॉट कहते हैं, अगर आप उसको टच करें एकदम से वो बंद हो जाती है उसकी लीव्स। फ्लावर्स, अगर आपको फ्लावर्स देखना है, आपको गमला लगाना है अपने घर में और आपके घर में विंडो है, ठीक है, तो विंडो की तरफ जो होते हैं फ्लावर्स होते हैं, वो सनलाइट की तरफ को उनकी डायरेक्शन चली जाती है। तो ये क्या हो रहा है? ये स्टिमुलस ही हो रहा है। ठीक है, आपको एक्टिविटी क्या करनी है? देखो यहाँ पे एक एक्टिविटी है, प्लेस ए पॉटेड प्लांट्स इन ए रूम एंड लिटिल अवे फ्रॉम द विंडो। विंडो से थोड़ा सा दूर रखो। यहाँ पे आपकी विंडो से सनलाइट आ रही है, यहाँ पे अपने, तो ये जो फ्लावर्स इनकी डायरेक्शन कहाँ जा रही है? सन की तरफ जा रही है। ठीक है, सीधे सीधे अपराइट खड़े नहीं हो रही है।
तो इससे क्या पता चल रहा है कि इनके अंदर स्टिमुलस है, ये अपनी सनलाइट की तरफ को जा रहे हैं, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एक्सक्रीशन, लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट भी करते हैं क्योंकि खाना चाहिए उनको, तो जाहिर सी बात है एक्सक्रीशन भी वो करेंगे। द फूड दैट इज ईटन इज कम्प्लीटली यूज, वो कम्प्लीटली यूज नहीं होता, ओनली ए पार्ट इज यूटिलाइज बाय द बॉडी, तो रेस्ट का क्या होता है, वो रिमूव होता है हमारी बॉडी से एज अ वेस्ट, एंड इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट बाय ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एक्सक्रीशन। अब प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है, बहुत ही मुश्किल सवाल है, इसको कहते हैं गटेशन। शायद ही आपको किसी ने ये बात बताई हो, बट मैं बता रही हूँ। कुछ प्लांट्स में फाइंड इट पॉसिबल टू स्टोर द वेस्ट प्रोडक्ट, कुछ प्लांट्स क्या करते हैं अपने जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बॉडी के अंदर ही स्टोर कर लेते हैं, जो कि प्लांट्स को नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन कुछ प्लांट्स टिनी पोर्स के जरिए, जो उनके लीव्स होती है उसके जो पोर्स होते हैं, उस पोर्स के जरिए अपने जो बॉडी का वेस्ट होता है उसको रिमूव करते हैं, उसके अंदर सोल्ट, शुगर, ये सब होता है, और इसको हम कहते हैं गटेशन। तो एनिमल्स का एक्सक्रीशन जो एक्सक्रीट होता है एक्सक्रीशन, प्लांट्स में गटेशन। एक्सक्रीशन इज द अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन टू द ऑल ऑर्गेनिज्म, ये सब में कॉमन होता है। अगला सवाल हमारे पास आता है, डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस टू देयर ओन काइंड, अपनी तरीके के, जैसे ह्यूमंस है तो ह्यूमंस अपने बच्चे को जन्म देते हैं, ठीक है, हमारे जो बेबीज़ होते हैं वो हमारे जैसे होते हैं, हम अपने पेरेंट्स जैसे। ऐसी पिजन्स का पिजन्स होता है, जो अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक एलिफेंट का एलिफेंट होगा, टाइगर का बच्चे टाइगर्स होते हैं, तो क्या होता है, ये रिप्रोडक्शन होते हैं, अपने ही तरीके की प्रोजेनी को जन्म दे रहे हैं। तो ये जो रिप्रोडक्शन है, एनिमल्स जो रिप्रोड्यूस करते हैं अपने ही काइंड के ऑर्गेनिज्म को, ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर्स है। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में भी डिफरेंट, अलग अलग तरीके का मोड हो सकता है, कुछ अंडे दे के करते हैं, कुछ यंग वंस को ही बर्थ दे देते हैं, जैसे कि ह्यूमंस यंग वंस को बर्थ देते हैं, लेकिन चिड़िया क्या होती है, अंडे देती है और उनसे उनका बेबीज आते हैं। ये कैट्स हैं, ये आपका कैटल्स हैं, ये यंग वंस को जन्म देते हैं। तो रिप्रोडक्शन क्या हुआ, लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर्स। अ सीड फ्रॉम ए प्लांट जर्मिनेट इन, अब सीड से भी प्लांट्स बन रहा है, तो सेम प्लांट्स बन रहा है। अब ऐसा तो नहीं है आपने नीम का सीड डाला था यहाँ पे और बनियन का ट्री आपको मिल गया, ऐसा नहीं होता ना। सेम प्लांट, सेम जो सीड है वो अपनी ही जनरेशन को ग्रो करता है, तो ये क्या हुआ, रिप्रोडक्शन। सम प्लांट्स आल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू द पार्ट्स ऑफ देयर सीड, कुछ प्लांट्स में सीड से भी नहीं, मतलब उनके ही प्लांट्स को काट के डाल दो तो ग्रो कर जाते हैं, जिसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, जैसे कि पोटैटो के अंदर होता है। पोटैटो को आप काट के डाल देंगे तो इसी से प्लांट्स ग्रो कर जाएगा, ये पोटैटो का प्लांट आप देख सकते हैं। प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस द ऑट कटिंग, मतलब उनकी जो कटिंग होती है उससे भी वो रिप्रोड्यूस करते हैं, इसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, आप कुछ टेक ए कटिंग फ्रॉम अ रोज़ और मेहंदी का आप प्लांट्स लेकर आओ और उसको सॉइल में वाटर में लगा दो अपने घर पे, उसको रोज़ ऑब्जर्व करो, और मतलब कटिंग डालनी है आपको, ऐसा नहीं पूरा प्लांट लेकर आए, कटिंग रोज़ की। जब भी तो हमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में बात करनी है, मेहंदी के थोड़ी सी तोड़ कर लाना है, मतलब पत्ती नहीं तोड़ के लानी, कटिंग्स, उसका जो स्टेम वाला पार्ट है वहाँ से, जैसे कि ये आपका प्लांट है ना, तो ये स्टेम है, तो ये वाला पार्ट्स आप तोड़ सकते हो, ठीक है। उसको आपने सॉइल में लगाया, उसको पानी देना रोज़, तो क्या होगा, प्लांट्स ग्रो कर जाएगा। लेकिन अगर नहीं करता है ग्रो तो आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है, आपको गार्डनर जो होगा उससे बात करनी है कि कोई पॉसिबल सिचुएशन बताओ, क्योंकि गार्डनर्स इस बारे में ज़्यादा जानते हैं और वो आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, सो रिप्रोडक्शन क्या हुआ, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर्स हुआ। डू ऑल ऑर्गेनिज्म मूव, क्या हो सारे ऑर्गेनिज्म मूव करते हैं, येस ऑफ कोर्स सभी मूव करते हैं। प्लांट्स के बारे में क्या ख्याल है आपका, प्लांट्स आर जनरली एंकर टू द सॉइल सो दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह पे तो मूव नहीं करते हैं, बट उनके अंदर बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे होते हैं, जैसे कि वाटर मिनरल्स, जो वो सिंथेसाइज करते हैं फूड बनाने के लिए, तो उनके अंदर मूवमेंट होता है, क्योंकि उनके अंदर जाइलम होता है, फ्लोएम होता है, उनके टिश्यू होते हैं। स्टेम के अंदर हमने पढ़ा था कि स्टेम है, स्टेम क्या करता है, पानी ऊपर लेके जाता है, और जो न्यूट्रिएंट्स है वो लीफ से बने हुए जो फूड है उसको नीचे लेकर आता है। ये टू वे ट्रैफिक का काम करता है, पढ़ा था ना हमने लास्ट चैप्टर में, गेटिंग टू नो प्लांट्स में। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये मूवमेंट ही तो हो रहा है स्टेम के अंदर, तो इस तरीके से प्लांट्स में भी मूवमेंट होता है। द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन एग्जिस्ट ओनली इफ देयर इज रिप्रोडक्शन, तो जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जब रिप्रोडक्शन होता है तभी वो सर्वाइव कर सकते हैं। व्हाट वी सी हैव सीन इन दिस चैप्टर,
हमने क्या पढ़ा? ऑल लिविंग थिंग्स सेम्स टू हैव सम कॉमन कैरेक्टर्स। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनमें सब में कॉमन कैरेक्टर्स हैं। उनको खाने की ज़रूरत है, वो रेस्पायर करते हैं, वो स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं, ग्रो करते हैं और डाई करते हैं, मतलब मर भी जाते हैं। तो ये सारे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं। लेकिन 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 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है, इनमें से कुछ कैरेक्टर्स नॉन लिविंग में भी मिलते हैं। डू यू फाइंड सम नॉन लिविंग थिंग्स दैट ऑल्सो शो सम काइंड ऑफ कैरेक्टर? यस। कार के अंदर क्या होता है, उसको फ्यूल चाहिए, जैसे कि हमें ऑक्सीजन चाहिए। बाईसाइकिल मूव भी करती है, हमारी क्लॉक भी मूव करती है, ठीक है। जो वाटर होता है रिवर्स में वो भी मूव करता है, तो सारी चीज़ तो मूव कर रही है। ये फीचर हुआ। मून भी मूव करता है हमारा, लेकिन मूव तो नॉन लिविंग है। क्लाउड्स तो साइज में ग्रो करते हैं, ठीक है। हम अपनी आंखों से देखते हैं, इन फ्रंट ऑफ आवर आइज बड़े हो जाते हैं क्लाउड्स। तो क्या ये लिविंग है? नहीं 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 नहीं, लिविंग नहीं है। वी आस्क आवरसेल्व्स, अब हमें खुद से पूछना है, डू दीज ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो शो ऑल द अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग थिंग्स? क्या ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये सारे कैरेक्टर शो करेंगे? नहीं। ये मूव तो कर रहे हैं लेकिन ये रेस्पायर नहीं कर रहे हैं, इनमें रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा, एक बाइक से दूसरी बाइक नहीं बन रही, स्टिमुलस नहीं हो रहा। अगर आप बाइक को जला दो तो पूरी जल जाएगी, मना नहीं करेगी जलने से। तो इनमें स्टिमुलस नहीं है, ये सारे कैरेक्टर्स नहीं दिखा रहे, इसका मतलब ये लिविंग नहीं है। इन जनरल समथिंग इज दैट लिविंग में हैव ऑल द कैरेक्टर्स दैट वी हैव डिस्कस्ड। इसका मतलब ये है कि लिविंग्स वो हैं जिनमें वो सारे कैरेक्टर्स होते हैं जो हमने डिस्कस करें, और नॉन लिविंग वो थिंग्स होती हैं जिनमें वो सारे कैरेक्टर्स नहीं होते। क्या ये बात सच है? कुछ कुछ तो सच लग रही है लेकिन पूरी सच नहीं है। डू वी ऑलवेज फाइंड दैट लिविंग थिंग्स डेफिनेटली शो ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ द लिविंग दैट वी हैव डिस्कस? क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म में डेफिनेटली वो सारे कैरेक्टर्स होते हैं जो हमने डिस्कस करें? डू वी ऑलवेज फाइंड दैट नॉन लिविंग थिंग्स मे शो ओनली सम ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स दैट नेवर ऑल ऑफ देम? और क्या नॉन लिविंग्स में वो सारे कैरेक्टर्स नहीं होते जो हमने पढ़े? टू अंडरस्टैंड दिस अ लिटिल बेटर लेट्स लुक एट अ स्पेसिफिक एग्जाम्पल। अब इसको समझने के लिए हम एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल समझेंगे। आपको प्लीज़ मेरे साथ बने रहना है और आपको बहुत ध्यान से इस एग्जाम्पल को समझना है, आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, ठीक है। हमने क्या करना है, मूंग लेकर आनी है, ठीक है, मूंग की दाल। ये लिविंग है, जब आप दुकान से लेकर आए उस टाइम तो नॉन लिविंग थी। इट कैन स्टे इन द शॉप फॉर मंथ्स एंड नॉट शो एनी ग्रोथ, कुछ भी उसमें ग्रोथ नहीं हो रही थी। वी ब्रिंग द सेम सीड एंड प्लांट्स इन द सोइल, अब हमने उसको ग्रो कर दिया, मूंग को डाल दिया सोइल में और उससे बन गया प्लांट, तो अब तो वो ग्रोथ कर गया वहाँ पे। तो बेसिकली क्या हुआ, डिड द सीड नीड फूड, डिड इट एक्सक्रीट? उस टाइम पे जब दुकान पे वो पड़ा हुआ था तब उसको खाना चाहिए था या एक्सक्रीशन करा उसने? नहीं। लेकिन जब प्लांट बन रहा है तो उसको न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, खाना भी चाहिए, और वो अपना फूड भी बना रहा है और एक्सक्रीशन भी उसने हो रहा है, ग्रोथ भी हो रही है, रिप्रोडक्शन भी हो रहा है। वी सी दैट देयर कैन बी केसेस व्हेन वी कैन नॉट इजीली से that a thing has all the characteristics that we have discussed for it to be called living। इसका क्या मतलब हुआ, इतना सब कुछ डिस्कस करने के बावजूद भी हम इजीली ये नहीं कह सकते कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के ये कैरेक्टर्स हैं और नॉन लिविंग्स के ये कैरेक्टर्स हैं। अब बात आती है तो फिर लाइफ क्या है? पुश योर हैंड डीप इनसाइड अ सेक ऑफ द वीट। अब आपको जाना है वीट के एक ढेर पे जाइए आप, जो गेहूं आपके घर में होंगे उसमें अंदर हाथ डालिए, आपको गरम गरम लगेगा ना कुछ। इसका मतलब ये है कि जो वीट की जो हीट है, वीट के अंदर हो रहा है रेस्पिरेशन, जो उनको जिसकी वजह से वो लाइव है। वी सी दैट रेस्पिरेशन इज ए प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन द सीड इवन वैन सम ऑफ अदर लाइफ प्रोसेस मे नॉट बी एक्टिव। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो लिविंग थिंग्स हमने पढ़ी उनमें भले ही अभी लाइफ नहीं हो रही थी सीड के अंदर, लेकिन फिर भी कुछ प्रोसेस उनके अंदर हो रहा है, जैसे कि रेस्पिरेशन, हीट उसके अंदर से निकल रही है। इट मे नॉट बी वेरी इजी टू आंसर वन क्वेश्चन और क्वेश्चन देन व्हाट इज़ लाइफ। इसके बावजूद भी हम ये तो नहीं बता पाए कि लाइफ क्या है। तो एट द एंड हमें क्या समझना पड़ेगा, दैट life is beautiful। okay, so like these stars, beautiful stars, life is beautiful। okay, thank you।